और फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है देवचंद और उसकी पत्नी प्रतिमा। ठीक है, देवचंद और रविदत्त के वार्तालाप के बीच कमल नाम के लेखक का प्रवेश होता है। वह रविदत्त से दुकान पर चलने के लिए कहता है क्योंकि दुकान पर रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और रविदत्त स्वयं चलने को तैयार भी हो जाते हैं, परंतु देवचंद से कहता है देव तुम भी उठो, नहाओ, कपड़े पहनो, तुम्हारे स्कूल का भी तो समय हो गया है। रविदत्त तब कमल के साथ चला जाता है। तभी देवचंद की पत्नी प्रतिमा आती है और अपने पति से उदासी का कारण पूछती है। देवचंद उससे रविदत्त द्वारा नानीहार ना लौटाने के संबंध में कहता है कि कई बार आदमी अपने मित्रों से अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, यद्यपि दूसरों की सिफारिश करना उसके लिए सुगम होता है, और इसीलिए इनमें से किसी गहने को हाथ नहीं लगाया। तुम्हारे हाथों में एक चूड़ी नहीं रही, तुम्हारे कानों में एक फूल तक नहीं रहा। मैंने यह सब सह लिया, लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं हुआ कि किसी मेले, तमाशे या त्योहार पर तुम इन अमानत के गहनों में से एक छोटी तीली तक भी पहनो। तुम दयानतदारी का मतलब ही नहीं समझती, तुम धर्म। इतना कह के वो चुप हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रतिमा का देवचंद पर आरोप। ठीक है, पहले में तो उन दोनों की वार्तालाप चल रही है, और धर्म का नाम आते ही प्रतिमा आवेश में आ जाती है और वह देवचंद पर लिली की माँ के साथ अनुचित संबंधों का आरोप भी लगाती हुई कहती है कि धर्म की दुहाई न देना दीजिए, मैं इस धर्मात्मपन को जानती हूँ। एक स्त्री अपने 50-60 हजार मूल्य के गहने एक दूसरे पुरुष के हवाले कर देती है, फिर चुप हो जाती है। कोई नारी मन में किसी तरह का पाप रखे बिना किसी दूसरे पुरुष को इस तरह अपना सब कुछ सौंप सकती है? फिर पुरुष भी किसी सुकोमल भावना के बिना कैसे इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले सकता है? धोखा हो सकता है, चोरी हो सकती है, और अब तो मुझे और भी संदेह है कि यह सब एक दिन होकर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अगला, प्रतिमा द्वारा देवचंद को समझाया जाना। प्रतिमा की इस कथन से प्रभावित होकर देवचंद उनसे कहते हैं कि मैं आज ही सब गहने वापस कर दूंगा, तुम व्यर्थ ही मुझ पर अभियोग लगाती हो। लेकिन प्रतिमा कहती है मैंने कभी अभियोग नहीं लगाया, मैं सदा आपके हित की बातें करती हूँ। आप ही सोचिए, अब तो मैं घर रहती हूँ, खूब चौकसी रखती हूँ, कल यदि कुछ दिनों के लिए पीहर चली जाऊँ तो फिर पीछे कोई चीज़ इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? ठीक है ना। अगला फिर पॉइंट है कि प्रतिमा के सहयोग से हार की प्राप्ति। देवचंद कहते हैं कि रविदत्त के यहाँ से रानीहार प्राप्त करने में तुम मेरी मदद करो, मैं आज ही सारे आभूषण वापस कर दूंगा। प्रतिमा देवचंद को रानीहार की प्राप्ति के लिए आश्वस्त करती है। तब प्रतिमा देवचंद के द्वारा बताए गए उपाय से रानीहार प्राप्त करके अलमारी में रख देती है और ताला लगाकर दोनों मेले में चली जाती हैं, और उधर देवचंद अलमारी का ताला तोड़कर रानीहार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आभूषण मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आभूषणों की वापसी। जैसे ही देवचंद को रानीहार प्राप्त होता है, उसके स्कूल की सेविका लिली की माँ को तांगे में बिठा कर लाती है। वे सेविका को स्कूल खोलने के लिए चाबी देकर भेज देते हैं और लिली की माँ को अंदर कोठरी में ले जाकर उसके समस्त आभूषण सौंप देते हैं। यहाँ पर फिर हम पॉइंट करेंगे एकांकी की समीक्षा कि नया पुराना एकांकी श्री उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा वर्तमान समाज में आई अर्थप्रियता, स्वार्थ लोलुपता तथा अविश्वास की जो भावना है उसका बड़ा ही सजीव चित्रण किया गया है। आज समाज में अर्थप्रियता का इतना बढ़ावा मिल गया है कि उसके लिए व्यक्ति अपने ईमान को बेचने के लिए भी तैयार रहता है। वह अपने दोस्तों को भी वे इसी का पाठ पढ़ाता है तथा विश्वासघात तो मित्रों तक से कदम कदम पर करता रहता है।
और यह बदनीयति वर्तमान समाज की अर्थप्रियता का ही परिणाम है। आज धन के लिए जो धोखाधड़ी चल रही है वह पहले उसका व्यापक चित्र देवचंद के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे प्रभावित होकर देवचंद उससे रानी हार न मांगे और लिली की माँ को वह शेष आभूषण न लौटाए। इस प्रकार लेखक ने अर्थप्रियता और अविश्वास उभारा है। रविदत्त अर्थ लोभ में अपनी 10 वर्ष की मित्रता का बलिदान कर देता है और देवचंद को रानी हार देता ही नहीं है। और देवचंद की पत्नी प्रतिमा भी अविश्वास का शिकार बनती है। वे अपने पति के चरित्र पर भी अविश्वास करती हैं। तो इस प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने वर्तमान समाज में व्याप्त अर्थलोलुपता की प्रवृत्ति को उभार कर ये स्पष्ट किया है कि आज भी समाज में लिली की माँ जैसी नारियाँ जो विश्वास कर सकती हैं और देवचंद जैसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो विश्वास को कायम भी रख सकते हैं, और लाख प्रलोभन भी उन्हें अपने ईमान से विचलित नहीं कर सकते। फिर निष्कर्ष रूप में हम लिखेंगे कि संक्षेप में प्रस्तुत एकांकी का जो कथानक है वह सामाजिक चिंतन तथा व्यवहार पर आधारित है और इसमें वर्तमान समय में स्वार्थपरता और अर्थप्रियता, अविश्वास, छल कपट एवं दुराचरण पर व्यंग्य करते हुए आदर्श चरित्र अपनाने का संदेश दिया गया है। इसमें नया और पुराने का अंतर भी बतलाया गया है, मतलब सोच का, नई और पुरानी सोच का अंतर भी बतलाया गया है। ये इस प्रश्न के उत्तर के बारे, ये जो सारी डिटेल्स है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।